जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो हमने सर्कल टॉपिक स्टार्ट किया था, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटीज में ये टॉपिक मेंशन है, उसको हमने डिस्कस करना शुरू किया था फॉर जेकेपीएससी एग्जाम। अभी तक 2 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं एक चीज नोट कर रहा था, पहले लेक्चर काफी बच्चों ने देखा, बट सेकंड लेक्चर में आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो मेरी मोटिवेशन भी कम होती जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अच्छे से पढ़ो, साथ साथ पढ़ो, साथ साथ कवर करो चीजों को। तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होती है। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाई थी, मैं बार बार उसमें नहीं जाऊंगा। अपने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझाए थे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो हमने देखे थे। जैसे एक रिजल्ट ये था कि अगर कोई एक सर्कल है उसमें कॉर्ड्स जो है वो इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए बी और सी डी 2 कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल के और वो इक्वल हैं, तो इनकी वजह से जो सेंटर में एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 भी एंगल 2 के बराबर है। मतलब अगर ए बी हमारा सी डी के, अगर 2 कॉर्ड किसी सर्कल के अंदर इक्वल हैं, उनकी वजह से जो सेंटर में एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। और इसका वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर एंगल्स इक्वल हैं तो जो कॉर्ड्स जो वो एंगल बना रही होंगी वो भी इक्वल होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी ये देखी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, मतलब एक 90 डिग्री का एंगल घिराते हैं, तो वो उसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगा। ए एम किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ चीज, अगर नहीं देखा तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। फिर हमने देखा था कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब ये कॉर्ड और ये कॉर्ड आपस में इक्वल है, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा, मतलब ये सेंटर से इक्वल दूरी पे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी और इसके बेसिस में क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाने की कोशिश की थी। देखो ये आपको क्या कहता है कि जो एंगल, ध्यान से सुनो, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आर्क है, ये आर्क सेंटर में जो एंगल बनाती है ना वो डबल होगा towards the angle formed by this arc at any other point on the circumference of the circle। कहने की बात यह है कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, अगर मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब सर्कल में किसी भी जगह पे ये आर्क जो है सर्कमफ्रेंस में किसी भी जगह पे अगर 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो यही आर्क सेंटर पे कितना बनाएगी, 45 का डबल। 45 का डबल मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ऐसे आपने याद रखना है कि एंगल जो आर्क सेंटर पे बनाती है वो डबल होता है एंगल जो सेम आर्क बनाती है, कहां पर, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे। ठीक है, इसके बेस में मैंने आपको बताया था कि जो एंगल आर्क जो बनाती है सेम सेगमेंट में वो इक्वल होते हैं। तो ये आर्क है ना, ये आर्क देखो क्या मैंने आपको पढ़ाया था, ये मान लेते हैं ये आपका है माइनर सेगमेंट, ये बचा आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, कॉर्ड के और आर्क के बीच में ये आ गया माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों एंगल मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं, तो कोई भी आर्क मेजर सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनाएगी वो सारे इक्वल हो गए। मतलब मान लेते हैं यहां पर भी एंगल इक्वल होगा, यहां पर भी एंगल इक्वल होगा। ये सब चीजें ऑलरेडी समझाई हुई हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि एंगल जो एक सेमी सर्कल में बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा हाफ सर्कल में। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बोला था ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री, और मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई, सेंटर में अगर 180 बन रहा है तो किसी और जगह पे 180 का हाफ बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पर एंगल, 90 डिग्री बनेगा। यही कह रहा है एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसी तरह मैंने आपको ये बताया था कि क्वार्टर सर्कल में कितना बनेगा, 135 डिग्री। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, क्वार्टर मतलब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये होता है क्वार्टर। तो देखो क्वार्टर में बेसिकली कितना बन रहा है, क्वार्टर में देखो एंगल कितना बन रहा है, सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, ये देखो ये पूरा एंगल होता है 360 और ये है 90। 360 में से 90 को माइनस करो तो कितना बन रहा है, 270। तो अगर ये 270 बन रहा है तो इसका आधा ही बनेगा किसी और जगह पे, तो 270 का आधा मतलब 135 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा। तो आपने एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि जो सेंटर पे एक आर्क एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल सर्कमफ्रेंस में किसी भी जगह पे बनता है। अगर एक सेमी सर्कल वाला केस है तो सेमी सर्कल में सेंटर में कितना बनता है, 180 डिग्री, तो किसी और पॉइंट में कितना बनेगा, इसका हाफ मतलब 90 डिग्री। अगर ये क्वार्टर सर्कल का केस है तो सेंटर में 270 बनेगा और किसी और पॉइंट में कितना बनेगा, 270 का हाफ, डेट इज 135 डिग्री। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। देखो आज एक थ्योरम जो है, एक दो थ्योरम्स पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और फिर एक टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक के बेसिस में क्वेश्चन चाहे मैं कल करवा दूंगा, बट उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन वीएलडब्ल्यू में मैं आज ऐसे ही रैंडमली आपका पेपर देख रहा था, वीएलडब्ल्यू का भी सिलेबस सेम था और वीएलडब्ल्यू के सर्कल के 2-3 क्वेश्चन आए थे। आई थिंक 2 क्वेश्चन तो मुझे दिखे, उसमें से एक क्वेश्चन उस कंसेप्ट पे आया था और एक क्वेश्चन अभी हम बाद में पढ़ेंगे उस कंसेप्ट में आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे। अब एक है आज आपकी जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वो क्या कहती है, आपको उसको पढ़ना है। ठीक है,
अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि अगर जो एंगल एक कॉर्ड बनाती है और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो आपको कॉर्ड पता है, टेंजेंट पता है, सेगमेंट पता है, फिर आप इसको कर लोगे। देखो मैं इसको डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ, ये डायग्राम कंप्लीट में नहीं है अपने में। तो देखो ये आ गई हमारे पास एक टेंजेंट, ये मान लेते हैं एक टेंजेंट है, ये मेरे पास कॉर्ड है ए बी, ठीक है, कॉर्ड ए बी है और ये मेरे पास एक टेंजेंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है, मैं मान लेता हूँ ये एंगल है थीटा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। ये तो इतना तो आपको समझ आ गया। इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब कह रहा है कि ये एंगल किसके बराबर होगा, जो एंगल ये कॉर्ड बनाएगी अदर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक सेगमेंट तो ये वाली थी ना, उसमें तो ये एंगल आ गया थीटा, तो दूसरी सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगा वो इसके बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ यार, कुछ नहीं कह रहा है। ये हमारे पास एक सर्कल है ना, वो कहता है सर्कल में एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, सर्कल में एक कॉर्ड है, तो अगर ये सर्कल में कॉर्ड है तो ये क्या होगा, ये आपका माइनर सेगमेंट है, इतना तो आपको समझ आ गया, ये माइनर सेगमेंट है। कहता है अगर इस कॉर्ड और एक टेंजेंट में ड्रा करता हूं, ठीक है, ये मेरे पास टेंजेंट आ गई, इनके बीच में मैं एंगल ले लेता हूं, मैं इस एंगल का नाम मतलब मान लेता हूं मैं, ये एंगल 45 डिग्री का, कितना है ये एंगल 45 डिग्री का। तो कह रहा है यही कॉर्ड जो है हमारे पास, ये जो दूसरे सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये दूसरे मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी ना, वो भी कितना होगा, वो एंगल भी 45 डिग्री का। अगर ये 45 है तो वो भी 45 डिग्री का होगा, मतलब एक एंगल। वापस बता रहा हूं, ये ना रिजल्ट आपको याद रखने, इन थ्योरम्स का प्रूफ नहीं करेंगे हम, आपको रिजल्ट याद रखने। कल अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ये एंगल ध्यान से सुनो यार, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं, आपको ना मुश्किल लगता है, क्यों, क्योंकि आपने कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझा है। आपको पेपर में क्या आएगा, आपको पेपर में मान लेते हैं कि ऐसी एक कॉर्ड बनी हुई है, बोलते हैं कि ये एक टेंजेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, आपको बोलेगा कि सर्कल के बीच में एक कॉर्ड है, वो मेजर सेगमेंट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो मेजर सेगमेंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और अगर हम इस कॉर्ड के साथ एक टेंजेंट बना देते हैं, तो उस टेंजेंट के साथ कॉर्ड कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो भाई वो भी 60 डिग्री का बनाएगी, क्योंकि यही तो आपकी थ्योरम कहती है। थ्योरम यही कहती है कि एक कॉर्ड जो है अगर टेंजेंट के साथ एक एंगल बना रही है, तो वही सेम एंगल वो दूसरे सेगमेंट में बनाएगी। तो एक तो ये सेगमेंट हो गया, तो मतलब इस दूसरे सेगमेंट में भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम समझ आ गई होगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिस इज क्लियर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था आपको इसके बारे में। मैंने इस थ्योरम में, इसके बेसिस में आपको बहुत से कंसेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज। कहते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाता हूं, अब मैं टेंजेंट बोल रहा हूं, आपको याद आना चाहिए व्हाट इज टेंजेंट। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो फिर गलती आपकी है, आप सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं तो कितनी बार रिपीट कर चुका हूं। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, तो देखो ये एक टेंजेंट है, सर्कल को ए पॉइंट में टच कर रही है, और ये भी एक टेंजेंट है। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहे हैं, उन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, मतलब हमारा पी ए किसके बराबर होगा, पीबी के बराबर। भाई ये तो सिंपल सी तो थ्योरम है, इसमें क्या है इतना याद करने वाला, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। क्यों याद रखना अभी बताता हूं, इसके बेसिस में डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे ये देखो। अब ये इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल, अगर एक क्वाड्रिलेटर मतलब फोर साइडेड फिगर, देखो ना ए बी सी डी, ये एक फोर साइडेड फिगर है, उसके अंदर मैं एक सर्कल को इंस्क्राइब कर देता हूं, उसके अंदर एक सर्कल है। अब वो कह रहा है कि जो इसके अपोजिट साइड का सम होगा ना, मतलब ए बी ये और इसका अपोजिट कौन है सी डी, वो किसके बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी के बराबर। मतलब कह रहा है ए बी प्लस सी डी, अपोजिट साइड को अगर मैं प्लस करूंगा वो किसके बराबर होगा, दूसरी अपोजिट साइड का सम के बराबर होगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट ना आप याद करोगे, बट मेरे को ये रिजल्ट याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एक ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है, मैं वहीं से निकाल के बताऊंगा आपको ये आया कहां से है, तभी आपको समझ आएगा जो हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी उसकी रेलिवेंस कितनी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है ना, ध्यान से देखना, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है। ये एक्सटर्नल, पहले इस पॉइंट से देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या बनी हुई है, कि सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनी हुई है। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या बनी हुई है, एक टेंजेंट। और यही प्रॉपर्टी तो पड़ी, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनी है तो आपस में इक्वल है, मतलब अगर इसकी लेंथ ए है तो इसकी लेंथ भी ए होगी। इतना तो अभी पढ़ा है ना भाई, यही ऊपर वाली प्रॉपर्टी है, कोई मैं और फारसी नहीं बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ कि ये अगर इक्वल, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई है तो आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, ये है तो ये भी ये होगी। सेम इज द केस हेयर, अगर ये हमारे पास बी है तो भाई ये भी बी होगी। सेम इज द केस हेयर, अगर ये मैं सी मान लेता हूँ इसको, तो ये भी सी है, ठीक है, छोटा सी कंसिडर करके। अगर ये डी है तो ये भी डी है,
ठीक है, अगर ये डी है तो ये भी डी है। ठीक है, अब करके देखो, आप लेफ्ट साइड में देखो ए बी प्लस सी डी आपने करना है, तो देखो ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है। ए बी देखो पहले, ए बी में क्या आ रहा है, ए और बी, देखो ना यहां से यहां तक ए है और यहां से यहां तक बी है, तो ए बी की जगह आप लिख सकते हो ए प्लस बी। सी डी की जगह लिखो, सी डी की जगह आप क्या लिखोगे, सी प्लस डी, क्योंकि सी डी में सी और डी आ रहे हैं, प्लस सी प्लस डी। आप देखो इस तरफ देखो, बीसी देखो, बीसी कहां पर है, बीसी, बीसी क्या है, बी प्लस सी। ठीक है, बीसी क्या है, बी प्लस सी। और एडी देखो, एडी में क्या है, ए और डी, तो प्लस ए और डी। तो क्या ये इक्वल हुए कि नहीं हुए, देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये आपकी प्रॉपर्टी करेक्ट है। तो देखो ये प्रॉपर्टी आपको, अब आपको ये पूरा याद नहीं करना है, आपको तो जस्ट याद करना है कि एक अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटर के अंदर एक अगर मैंने सर्कल को इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो उनका सम आपस में इक्वल होगा। मतलब अगर ये पी क्यू आर एस है, ठीक है सर आप एबीसीडी से पढ़ाते हो, नहीं मैं पी क्यू आर से पढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब आपका पी क्यू प्लस आर एस जो मैं करूंगा, अपोजिट का सम करूंगा, वो किसके बराबर होगा, क्यू आर प्लस एस पी के, क्यू आर प्लस एस पी के बराबर होगा। ठीक है, कैसे निकाला वो भी मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो दो प्रॉपर्टीज, आज तीन प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देख ली हैं। एक तो हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देखी, जो क्या कहती है कि अगर एक कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल वही कॉर्ड जो है दूसरी सेगमेंट में बनाते हैं। फिर हमने देखा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर से अगर मैं टेंजेंट किसी सर्कल पे जो टेंजेंट्स बनाऊंगा वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। उसके बेसिस में मैंने आपको ये समझाया कि एक सर्कल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो उनकी अपोजिट साइड का सम जो है दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है। दिस इज क्लियर, दिस इज अ वेरी 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 सिंपल पॉइंट। इसमें इतना मतलब ऐसे दिमाग उलझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, उलझाने वाले जब क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं बताऊंगा, उनमें मैं टाइम भी उतना लगाऊंगा। अभी उलझने वाली चीज ही नहीं है, अभी तो बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं ना, और आपका ये टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा बेसिक करते करते। आप कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीख जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा अगर कंसंट्रेशन से साथ साथ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन तो करने हैं ना भाई, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन तो करना है। क्या कह रहा है, इफ इन द गिवन फिगर, अगर ये हमारे पास फिगर है, आ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में एक सर्कल बनी हुई है, तो वो बता रहा है सच दैट इट टचेस पी क्यू, पी क्यू को डी पॉइंट में टच कर रहा है, क्यू आर को ई पॉइंट में टच कर रहा है, और आर पी को जो है एफ पॉइंट में टच कर रहा है, वो भी बोल रहा है। ठीक है, इफ द लेंथ नहीं लेंथ है, इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स, पी क्यू की लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, में लिख देता हूं, क्यू आर की लेंथ दी हुई है 11 सेंटीमीटर, आर पी की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, आपने निकालनी है पीडी की लेंथ। पीडी कहां पर है भाई, ये निकालना है आपने, किसको निकालना है, पीडी को निकालना। वैसे एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन है मुझे आपको करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, आपको खुद करना चाहिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, ये उसी प्रॉपर्टी के बेसिस में कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर मैं किसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाऊं तो आपस में इक्वल है। ठीक है, जब मैं करवाऊंगा ना उसके बाद आपको लगेगा यार ये इतना इजी क्वेश्चन था, बट खुद पहले भी ट्राई करो ना, खुद भी करो, पेपर में मैंने साथ थोड़ी जाना है आपके, खुद ट्राई करना चाहिए। मैथ्स देखो, मैथ्स एक चीज मेरी याद रख लेना, एक पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, पर पढ़ने के साथ कुछ चीजें स्मार्टली भी करनी होती है। एक मैथ, एक इंग्लिश। जब भी कभी किसी से पढ़ रहे हो ना, मैथ और इंग्लिश याद करना, मैथ और इंग्लिश जब भी किसी से पढ़ रहे हो, किसी से समझ रहे हो, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा पहले आप पॉज करोगे और खुद अपना दिमाग लगाओगे। ठीक है, ये मेरी याद। उसके बाद चाहे अगर नहीं निकला तो फिर समझाने वाला तो होगा ही ऑब्वियस अवेलेबल, बट पहले खुद अपना दिमाग लगाना है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, देखो ये पी पॉइंट है ना, अब ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से इधर सर्कल में दो टेंजेंट बन, तो ये टेंजेंट आपस में इक्वल हो। अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं तो ये भी एक्स होगा। इतना तो समझ आ गया ना भाई, ये तो लड्डू है, ये खा लिया आपने। ये क्यों है एक्सटर्नल पॉइंट, और यहां से मैंने टेंजेंट ड्रा करी यहां पर और यहां पर। ठीक है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ठीक है, सेम इज द केस आर, आर से ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाओ, ये आपस में इक्वल होंगे, मतलब ये जेड है तो ये भी जेड होगा। मतलब जेड कहने का मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये कह रहा हूँ। ठीक है, मैं इनको अल्फाबेट्स के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें उन्होंने दिया हुआ है, हमें पी क्यू भी दिया हुआ है, क्यू आर भी दिया हुआ है, और आर पी भी दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार करता हूँ, मैं पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी करके देखता हूँ कितना है। ठीक है, तो पी क्यू कितना है मेरे पास, पी क्यू है 15 सेंटीमीटर, क्यू आर है 11 सेंटीमीटर, और आर पी है 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ 3 + 4 और 5 कितने हो गए, 9, 1 2 3, मतलब 39 आपको दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू। बट अब पी क्यू को ढूंढो, पी क्यू किसके बराबर है, पी क्यू ये एक्स है ये वाई है, तो पी क्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्यू आर किसके बराबर है, वाई प्लस जेड, मैंने वाई प्लस जेड लिख दिया। आर पी किसके बराबर है, आर पी किसके बराबर है, जेड प्लस एक्स, तो मैंने जेड प्लस एक्स लिख दिया इज इक्वल टू 39। एक्स कितनी बार आ रहा है, 2 बार, वाई कितनी बार आ रहा है, 2 बार, जेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 कॉमन ले लूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया, 39 के बराबर आ गया। ठीक है,
x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आ गया 39/2। ये मल्टीप्लाई है, आगे जाके डिवाइड, और 39 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 19.5। ठीक है, अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पीडी। क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या मांग रहा है भाई, पीडी मांग रहा है। पीडी मैंने क्या एज्यूम किया, एक्स, मतलब आपको ये चाहिए एक्स, तो भाई वाई प्लस जेड को पुट कर दो। वाई प्लस जेड कितना है, देखो ये वाई और ये जेड। वाई प्लस जेड आपका क्या है, बेसिकली वाई जेड आपका क्यू आर है। वाई प्लस जेड क्या है, क्यू आर। क्यू आर तो आपको दिया हुआ है कितना, 11 सेंटीमीटर। तो वाई प्लस जेड बेसिकली आपका क्यू आर है, और क्यू आर आपको कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक्स प्लस 11 किसके बराबर हो जाएगा 19.5 के बराबर। ठीक है, और x किसके बराबर आ जाएगा 19.5 माइनस 11, और आपका x आ गया 8.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। x ही तो निकालना था, पीडी हमारा x ही तो था। देखो पीडी पीएफ दोनों x ही हैं क्योंकि दोनों सेम हैं, तो पीडी कितना आ गया x, तो x कितना निकला 8.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाए जाते हैं बेसिकली एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके जब आप कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करो, बट मुझे पता है आप कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज के भी हैं और मैथ्स में थोड़ा आपको डर वैसे भी लगता है, तो मैं एक एक खोल के बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन। देखो वापिस सुन लो, पी क्यू क्यू आर और पी आर आपको दिया हुआ था, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ वही करूँ, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, ये भी वाई। कलर चेंज करके बता दो, नहीं तो ऐसे लगेगा कि वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ये z है तो ये भी z है। पहले तो इतना आपने कर लिया, मैंने कुछ नहीं किया, पी क्यू क्यू आर आर पी को ऐड कर दिया, 15 11 13 कितना हो गया 39। ठीक है, पी क्यू मेरा किसके बराबर था x प्लस वाई, क्यू आर मेरा था y प्लस जेड, और पी आर मेरा था z प्लस एक्स। दोनों दो दो बार आए थे, ट्वाइस हो गया, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 19.5। और y प्लस जेड मेरा किसके बराबर है r के बराबर, जिसकी वैल्यू मुझे 11 पता थी, मैंने यहाँ पे डाल दी, यहाँ से माइनस हुई 8.5, x मेरा निकल गया 8.5, और वही तो निकालना था, pd बेसिकली x ही तो था, pd x था, वो कितना था हमारे पास 8.5, वो हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत जो है वो नहीं आई होगी। ठीक है, दिस इज क्लियर, तो ये समझ आ गया आपको। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, देखो प्रॉपर्टीज कम ही पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई भागने वाला यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, मेरे को आराम आराम से पढ़ाना है। मैं अगर चाहूं तो ये पूरी पीडीएफ आपको एक दिन में पढ़ा सकता हूँ, बट ना तुम्हारे पल्ले कुछ पढ़ना है, तो ना मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस आना कि मैंने कुछ अच्छे से पढ़ाया, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। चाहे आप देखो ना यार, आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, ये थ्योरम समझ आ गई, इसके बेसिस में आपने एक क्वेश्चन ये निकाल दिया और दूसरा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब इस थ्योरम के बेसिस में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। जो मैं आपको आज मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएगा, कल मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा ना, अगर आप वो टॉपिक समझने के बाद मैं आपको वैसा क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा, तो वीएलडब्ल्यू का ये क्वेश्चन आप निकाल लोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से बस चीजें समझनी है। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कहती है इफ टू कॉर्ड्स, कैपिटल कर लो यार, ए बी एंड सी डी आर एक्सटेंडेड टू मीट ईच अदर एट पॉइंट पी। देखो ये ए बी कॉर्ड है, इसको मैंने बढ़ाया आगे और कहां पे ले गया मैं पी पॉइंट पे। इसी तरह सी डी कॉर्ड थी, इसको मैंने आगे बढ़ाया और मैं कहां ले गया पी पॉइंट में। वही है, वही डायग्राम है, उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं दो कॉर्ड्स को एक्सटेंड किया और पी पॉइंट में ले गया, आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि पी बी इंटू पी ए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद करना, इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, बी डी नहीं है पी डी है, मतलब कुछ नहीं है कि ये जो पी बी है इंटू ये पूरा बड़े वाला, ये बड़े वाला याद करो, इंटू पी ए इज इक्वल्स टू पी सी इंटू ये पूरी बड़ी वाली, दैट इज पी डी। तो ये याद करो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको याद हो गया, कुछ नहीं है। अगर आप एक कॉर्ड को लेके आगे एक एक्सटीरियर पॉइंट में लेके जाते हो, तो इन कॉर्ड का जो ये स्मॉल कॉर्ड, ये जो स्मॉल है हमारा पीबी इंटू ये पूरा पी ए इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पूरा पी डी, बस इतना याद कर लो। ठीक है, इसके मिलती जुलती एक और है, ये भी याद करो। अगर मान लेते हैं, अब ये ध्यान से सुनो, ये अब उस केस में क्या था कि एक ये कॉर्ड थी और दूसरी कॉर्ड थी और आगे जाके पी पे मिलता। अब इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें एक कॉर्ड है जो आगे जाके पी पे मिलती है और दूसरी टेंजेंट है, ये पीटी के हमारे पास टेंजेंट है। इस केस में क्या होगा, ये जो टेंजेंट होगी ना पीटी, इसका जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सेम ही होगा, पीबी इंटू पी ए। तो किसके बराबर हो जाएगा, पीबी इंटू पी ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लेना, कुछ नहीं है। ये देखो वापस, जो अगर मैं कॉर्ड को एक्सटेंड करके एक पॉइंट पी पे लेके जाता हूं, तो ये जो पीबी है इंटू पूरा पी ए इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पूरा पीटी। ठीक है, और यहां पर अगर पीटी मेरे पास टेंजेंट है, तो इस पीटी का स्क्वायर, क्योंकि ये आगे लाइन तो जा नहीं ना रही है, तो इसका स्क्वायर कर दो, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीबी इंटू पूरा ये पी ए। ठीक है,
अब ये आपको समझ नहीं आया कुछ, एक क्वेश्चन करूंगा समझ आ जाएगा, इसलिए क्वेश्चन लाया। क्वेश्चन इसलिए लाया जाता है ताकि आपको कंसेप्ट बन जाए, ठीक है। क्वेश्चन में इसलिए लाया, देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन करोगे ये दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कहता है लेट ओ बी ए सर्कल, तो मैं एक मान लेता हूं मेरे पास ओ एक सर्कल है, ठीक है। ओ विद द सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी एक सर्कल है उसका सेंटर जो है मेरे पास, सेंटर क्या है ओ है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। एंड पी बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पी कोई एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, मैं यहाँ पर पी पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है। इफ पी ए बी इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल, मतलब पी ए बी एक सीकेंट है, मतलब ये ए पॉइंट देखो कह रहा है पी ए बी इज द सीकेंट टू द सर्कल इंटरसेक्टिंग सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, मतलब सर्कल को कहां पर कट कर रहा है, ये ए पॉइंट में कट कर रहा है और ये बी पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है। एंड पीटी इज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, तो पीटी एक टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब सर्कल को एक पॉइंट में टच करी होगी, तो पीटी एक टेंजेंट है। अगर हमें किसकी लेंथ निकालनी है, इस पीटी की लेंथ निकाल, हमें ये निकालना है। अगर पी ए दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ए बी कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, देखो ये क्वेश्चन वही है ना, ये क्वेश्चन ये है कि नहीं है, देखो ये क्वेश्चन है कि नहीं है, यही क्वेश्चन है ना, बस इसी को आपने यहाँ पे लगाना है, कुछ नहीं था। हमें बोला गया कि ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो मेरे पास ये सर्कल है भाई, ये सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है, इतना तो आपको समझ आया। और पी एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, और पी ए भी हमारे पास क्या है, एक सीकेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करी है, ए और बी में टच करी है, ठीक है। पीटी मेरे पास क्या है, टेंजेंट है जो कहां से ड्रा किया, मैंने पॉइंट पी से ड्रा किया। हमें पीटी की लेंथ निकालनी है, हमें पीटी निकालना है। पी ए कितना दिया हुआ है 3 और ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, इतना आपको पता है, ठीक है। लगाओ फॉर्मूला, अभी थ्योरम पढ़ी है कि पीटी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाए, इज इक्वल्स टू पी ए, ठीक है, पी ए इंटू ए बी नहीं पूरा पीबी, क्या इंटू पीबी, ठीक है। तो ऐसे निकलेगा, कितना है पी ए कितना दिया हुआ, पी ए दिया हुआ हमें 3 और पीबी कितना दिया हुआ है। अब जल्दी से बच्चे पता क्या करेंगे, बच्चे ए बी लिख देंगे 9, नहीं पी बी लेना है, ये पूरा लेना है, ये पूरा लेना है, मैंने आपको इसलिए पढ़ाते हुए अच्छे से पढ़ाया था। तो ये कितना है, ये 3 और ये 9 है, तो 3 + 9 कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 12, तो 3 इंटू आपके पास क्या आ गया 12, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 36। पीटी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 36, तो पीटी किसके बराबर आ गया √36, तो 36 का रूट कितना होता है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। बताओ ये क्वेश्चन कहाँ डिफिकल्ट था। अगर आपको ये थ्योरम अगर बिना अगर आपके पेपर में ना पता क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, अगर पेपर में ऐसे आ जाएगा ना, जैसे मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये ऑलरेडी डायग्राम्स नहीं ना बनी थी इसलिए आप पागल नहीं हो रहे, एग्जाम में डायग्राम्स बनी हुई आती है मैक्सिमम टाइम। तो जैसे ये बना हुआ आएगा ना, जैसे इसकी डायग्राम बनाता हूँ, 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, 2 कॉर्ड्स है मेरे पास ए बी सी डी, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी, ठीक है। एक्सटेंडेड टू मीट एट अ पॉइंट पी, एक्सटेंड किया एक पी पॉइंट में मीट कर रहे हैं। तो आपको बोला ए बी 8 सेंटीमीटर है, पी बी जो है हमारे पास पी बी, ठीक है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, उसके बाद क्या दिया हुआ है पीबी जो है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर, हाँ पीबी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पीडी मेरे पास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमें ये निकालना है सीडी। अब एग्जाम में ऐसे डायग्राम आएगी ना, तुम ऐसे हो जाओगे यार ये कहां से सर्कल का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। ये था इस प्रॉपर्टी के बेसिस में कि अगर ये टेंजेंट का स्क्वायर होगा, पीटी का स्क्वायर होगा, वो किसके बराबर होगा पीबी इंटू पी ए। मैंने भी यही करा, मैंने पीटी का, मुझे पीटी तो निकालना था, पीटी का स्क्वायर इक्वल टू पी ए, मेरे को 3 दिया हुआ था और पीबी मेरे को कितना दिया हुआ है, ये 3 है यहां से यहां तक, तो ये आ गया 9, तो 9 + 3 कितना हो गया 12, तो 12 इंटू 3 36, 36 का रूट करेंगे तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे निकालना है सी डी है, तो देख के लग रहा है आपको कौन सी पहली वाली प्रॉपर्टी पे है, तो ये क्या होती है प्रॉपर्टी पी ए, यहाँ पे पीबी है, तो पीबी कितना है हमारे पास, पीबी मैं पहले लिख लेता हूँ इंटू ये पूरा दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू ये कितना है पी डी इंटू ये पूरा कितना है पीसी, ठीक है, ऐसे आएगा। समझ आया, कुछ नहीं है, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी है यहाँ पर, कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करी है, ये प्रॉपर्टी कहते हैं पीबी इंटू पूरा पी ए इज इक्वल्स टू पीसी इंटू पूरा पीडी, ठीक है, मैंने वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करी। अब देखो आपको पीबी कितना दिया हुआ है 10, तो मैं यहाँ पर पीबी की जगह 10 डालूंगा इंटू पीए कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ से पीए मतलब ये पूरा, यार ये याद करना ये बड़ी गलती होती है, मैं भी अभी क्वेश्चन में गलती कर चुका हूँ आपको पढ़ाने से पहले, जब मेरे को क्वेश्चन दिखा था ना बुक से लिया मैंने, तो मेरे से भी गलती होगी जल्दी में, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने पीबी ले लिया और ए बी ले लिया। आपको बता रहा हूँ आप नहीं करना, क्योंकि मेरी गलती चल जाएगी क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले थी, अब आपने एग्जाम में करना है। तो पीबी 10 है और बी ए 8 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये पूरा पी ए कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर कितना आएगा 18 इज इक्वल्स टू पीडी आपको कितना दिया हुआ है 6, और पीसी आपको यहाँ पे फॉर्मूले में आता है, बट आपको पीसी थोड़ी चाहिए, आपको क्या चाहिए सीडी, तो सीडी कैसे आएगा, सीडी आएगा, ध्यान से सुनो, सीडी कैसे आएगा, आप क्या पीसी को खोल के लिखो, पीसी किसके बराबर है पीडी प्लस डीसी, पीसी की जगह में लिख सकता हूँ ना पीडी प्लस डीसी, क्यों,
क्योंकि पीसी ये पूरा है और ये दो को मिला के बन रहा है, पीडी और डीसी को मिला के बन रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों किया वो भी बताऊंगा। तो 18 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 180 इज इक्वल टू 6 इंटू जो आपका पीडी है, पीडी आपको दिया हुआ था 6 और डीसी आपने निकालना है, डीसी मतलब सीडी जो आपका क्वेश्चन है वो आपने निकालना है, ठीक है। और ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 30, तो 30 इज इक्वल टू 6 प्लस सीडी, तो आपको सीडी चाहिए, प्लस वाला 6 इधर जाके -6 हो जाएगा, 30 माइनस 6 इज इक्वल टू सीडी, और आपका सीडी किसके बराबर आ गया 24 के बराबर आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, वापस बता देता हूँ, कहाँ ही भाग रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान से सुनो यार, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, मैं वापस पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत, ठीक है, पढ़ा देता हूँ वापस। कई बार ना मुझे ऐसे ना एक मुझे नहीं पता बाकियों का, मेरे को अब हूं तो मैं चलो छोटा ही, बट टीचिंग कर करके थोड़ा इतना पता चल गया कि कई बार ना जब इंसान जब पढ़ा रहा होता है ना, उसको खुद पता चल जाता है कि अगले को समझ आई होगी कि नहीं आई होगी। मेरे को पता ऐसे इंट्यूशन आ जाती है कि यार अभी अभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, मुझे लगता है अभी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, तो वो मैं नहीं छोड़ता हूँ। उसके बाद आपको कई बार लगता है कि कई बार मेरे फ्रेंड हैं वो भी अभी जॉब भी कर रहे हैं, और वो कई बार वीडियो देखते हैं चैनल पे मेरी, और वो ऐसा कई बार बोलते हैं कि मतलब कि वापिस क्यों बार बार रिपीट करता रहता है चीजें। मैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम तो शायद अब जॉब ले चुके हो, तुम्हें आ जाता है, बट कहीं ना कहीं ऐसे टीचर को थोड़ा लग जाता है कि शायद मैं भी किसी बच्चे को समझ ना आया होगा, तो इसलिए बताया जाता है। तो मैं सबको ऐसे ध्यान में लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ मेरी तरह एवरेज भी होंगे जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो ये हमारे पास सर्कल था, उसमें दो कॉर्ड थी, एक का नाम था ए बी और दूसरी कॉर्ड का नाम था सी डी, और मैंने बोला ये दो कॉर्ड आपस में, क्वेश्चन में ही बोला हुआ, मैंने नहीं बोला आगे जाके, किसी एक पी पॉइंट पे मीट करती हैं। हमारे पास कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे ए बी 8 दिया था, हमारे पास पी बी दिया हुआ था 10 और पी डी हमें दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें ये सी डी निकालना था। तो मैंने आपको बोला है कि पी बी इंटू पी ए, ठीक है, किसके बराबर होता है, पी डी इंटू पी सी के बराबर होता है। तो मैंने इनकी वैल्यू डाली, पी बी की जगह मैंने डाल दिया 10 था, पी ए जो मेरा है, पी ए मतलब ये पूरा, तो 10 प्लस 8 मतलब 18 है, पीडी जो है मेरे पास वो तो मुझे पता है 6 है, बट पीसी जो है मेरे को सीडी चाहिए, तो मैं पूरा पीसी क्यों लूंगा, मैं पीसी को खोल लूंगा, पीसी किसके बराबर हो जाएगा पीडी प्लस डीसी, पीडी तो 6 है और डीसी मुझे चाहिए, तो बस हो गया क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 180, ये यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 180 को 6 से डिवाइड करें 30 आएगा, ये 6 डीसी में ऐड हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 6 जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 24, मतलब आपकी सीडी की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं था इतना सोचने वाला, तो ये कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज थी जो आपको एग्जाम के लिए याद करनी, ठीक है। अब देखो ना, आप पता क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब जो इन सर्कल्स वगैरह टॉपिक पढ़ाएंगे ना, वो क्या करेंगे कि अब वीएलडब्ल्यू के टाइम पे क्वेश्चन आया ना, तो अब उसी क्वेश्चन के बेसिस में उन पे एम्फेसाइज करेंगे। भाई वो एग्जामिनर की मर्जी है, वो कुछ भी डाल सकता है सर्कल्स पे, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन कवर करने हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट्स है वाली, और एक सेंटर से जो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो बाइसेक्ट करती है, तो इन थ्योरम के बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनके बेसिस में वीएलडब्ल्यू पे क्वेश्चन आया था। इसमें पहला पॉइंट तो मैंने बड़ा सिंपल डाल दिया है, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल, एक सर्कल में आप इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हो। सर आप ऐसा क्यों बोल सकते हो, ये इतना सिंपल सी बात है। सर्कल कैसे बनता है भाई, सर्कल होता है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है उनको मिला लोगे तो सर्कल बन जाएगा, और सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। अगर सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे टच करती है। भाई कॉमन सेंस चाहिए, मैथ में कॉमन सेंस चाहिए। देखो यार सर्कल क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला दिया तो सर्कल बन गया। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को किसी पॉइंट में टच करे। अगर सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो मैं इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकता हूं ना यार, हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट बना दोगे। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो आप इनफाइनाइट टेंजेंट सर्कल पे बना सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें कुछ इतना सोचने वाला नहीं था, बट जस्ट ये है कि कई बार ऐसे हम पढ़ के नहीं जाते हो तो एक रहता है कि यार ये चीज एग्जाम में आ गई, तो उस टाइम फिर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने लगोगे, क्या पता 50 बनती हो, क्या पता 20 बनती हो टेंजेंट, क्या पता एक ही टेंजेंट बनती हो। तो ऐसा नहीं करना, देयर इज इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। ये तो हो गया एक सर्कल में। अब अगर दो सर्कल का केस हो, अब दो सर्कल के बीच में 4 केसेस हो सकते हैं। ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, ये कंसेप्ट अगर समझ आ गया ना तो मतलब क्वेश्चन निकल जाएंगे। अगर दो सर्कल जो हैं वो आपस में 4 तरह से जुड़ सकते हैं। कैसे, या तो वो एक्सटर्नली जुड़ रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नली जुड़ना मतलब वो आपस में टच कर, आज मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि
इसमें कितनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट होती है, उनका रेडियस कैसे निकालते हैं, ये सब नहीं बताऊंगा। आज मैं जस्ट आपको वो बता देता हूं कि दो सर्कल जो है वो किन चार तरह से आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको चार जो डायग्राम्स है वो बता देता हूं। बाकी इसके बेसिस में हम कल क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आज मैं बताऊंगा किस तरह से दो सर्कल चार वे में मिल सकते हैं। पहला वे कैसे है, दो सर्कल आपस में इस तरह से मिल सकते हैं कि दो सर्कल आपस में एक पॉइंट पे टच करें। जैसे ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो ये आपस में इस एक पॉइंट पे टच करें, तो हम बोलेंगे कि दो सर्कल एक्सटर्नली मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, एक्सटर्नली मिल रहे हैं। और अगर इनके सेंटर के बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके रेडियस में इसके रेडियस को ऐड कर दूंगा, R1 प्लस R2 कर दूंगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। ये एक तरीका है दो सर्कल का आपस में मिलने का। ठीक है, ये समझ आ गया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है जब सर्कल इंटरनली मिलते हैं। मतलब इंटरनली मिलने का मतलब है, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल था और ये दूसरा सर्कल उसके अंदर ही आ गया। ठीक है, अभी भी देखो ये एक पॉइंट पे टच करें ना, यहां पर एक पॉइंट पे टच करें, तो इस केस को बोलेंगे इंटरनली वाला। यहां पर भी एक पॉइंट पे टच करें, बट ये एक्सटर्नली है। यहां पर क्या है, समझ लो एक के अंदर ही दूसरा और एक पॉइंट पे टच हो रहा है। जैसे ये यार, ये फिगर बनी हुई है ना, ये एक अंदर था सर्कल, इसके बाहर मैंने एक सर्कल बना दिया और ये एक ही पॉइंट में टच करा, इसको बोलेंगे इंटरनली सर्कल टच करें। और इस केस में बोलेंगे एक्सटर्नली सर्कल टच करें। इस केस में अगर मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना, मैं क्या करता हूं, दोनों के रेडियस को ऐड कर देता हूं। इस केस में अगर मुझे दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो मैं दोनों के रेडियस को माइनस कर दूंगा, बड़े के रेडियस से छोटे के रेडियस को माइनस कर दूंगा। ठीक है, अभी ये मत देखो यार मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी बनती है, एक ही बनती है, वो सामने दिख रही है, बट अभी मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये कल पढ़ाऊंगा आपको। मुझे आज सिर्फ आपको बताना है कि दो सर्कल आपस में कैसे मिलते हैं, एक्सटर्नली क्या होता है, इंटरनली क्या होता है। ये दो तरीके समझ आ गए। तीसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि दो सर्कल आपस में टच ही ना करें। ये वो केस आ गया, दो सर्कल है आपस में टच नहीं करें। इस केस में जो चार टेंजेंट बनती है, एक टेंजेंट ये, दूसरी टेंजेंट ये, तीसरी चौथी। ठीक है, चार टेंजेंट बनती है। ठीक है, टेंजेंट मतलब कॉमन टेंजेंट, मतलब जो इसको भी टच करिए इसको भी टच करिए। जैसे ये वाली है, ये इसको भी टच करिए इसको भी, ये कल समझाऊंगा। और चौथा केस होता है कि जब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही कर देते हैं, उस केस में हमारे पास दो कॉमन टेंजेंट बनती है। ठीक है, ये चार तरह होते हैं सर्कल, दो सर्कल आपस में कॉमन कैसे होंगे, उसके चार केसेस हैं। पहला केस ये कहता है कि दोनों एक्सटर्नली मिल रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट में टच कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक्सटर्नल, तो इनके इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, दोनों के रेडियस को ऐड कर दो। अगर इंटरनली मिल रहे हैं, एक के अंदर दूसरा और एक पॉइंट पे टच हो रहा है, तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो बड़े में से छोटे के रेडियस को माइनस कर दो। और ये केस होता है जब इनमें आपस में कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, और ये केस होता है अगर आपस में इंटरसेक्ट करें। अब इनके बेस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी कॉमन टेंजेंट होती है। जैसे ये मैंने आपको बताया ना, एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट होती है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, ध्यान से, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली हाउ मेनी, ऐसे आएगा, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट इन दैट, उस केस में तीन एग्जिस्ट करती हैं। अगर इंटरनली मिल रहे हैं उस केस में एक ही एग्जिस्ट करती है। अगर बोलेगा कि वो टच ही नहीं कर रहे हैं तो चार मैक्सिमम टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगी। और अगर कह रहा है कि अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कितनी एग्जिस्ट करेंगी, दो करेंगे। अब ये मैं कल बताऊंगा कैसे कैसे हमें करना है, आज जस्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, तो सर आज हमने क्या क्या कवर करा, देखो आज हमने सबसे पहले कल वाला रिवाइज करा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम देखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट लेके, फिर लेक्चर को ना बंद करेंगे, इतना ही काफी है आज के लिए। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में हमने ये बोला कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, और एक और अनाउंसमेंट है आपके लिए, जैसे ये आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज के लेक्चर आ रहे हैं ना, इसके साथ साथ ये हफ्ते में 3 दिन आएंगे लेक्चर मैथमेटिकल एबिलिटीज के। ठीक है, वो मैं डेज में डिसाइड करूंगा, और जो बाकी 2-3 दिन आएंगे लेक्चर्स, ठीक है, क्योंकि एक आधा दिन तो मुझे वो क्या बोलते हैं, जैसे कल एक करंट अफेयर्स का सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अभी है न्यूज में 2024 के, वो सेशन है। अगर किसी ने नहीं देखा वो कवर कर लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इंग्लिश के भी बीच में मुझे जूनियर असिस्टेंट के बच्चों को भी देखना है, तो उनके लेक्चर्स आएंगे। तो हफ्ते में 4 दिन तो आपके मैथ और के लेक्चर्स आएंगे, जिसमें मान लो 3 दिन अगर ये लेक्चर आ रहा है, या 1 या 2 दिन में क्या करूंगा, जो क्वांट वाला पोर्शन है ना आपका, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, उसके आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कल से मैं भी या परसों से परसेंटेज भी स्टार्ट करूंगा, ये दोनों पैरेलली चलेंगे। ठीक है, ये भी आपको बता देता हूँ। तो पहले हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी कि अगर एक कॉर्ड है और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है और सेम एंगल जो है अदर सेगमेंट में बनेगा। दूसरा हमने देखा ये एक्सटर्नल पॉइंट्स, अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रा करता हूँ किसी सर्कल के ऊपर तो वो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तीसरा हमने देखा कि अगर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है किसी क्वाड्रिलेटर के अंदर, तो उसकी जो अपोजिट साइड का सम होगा वो दूसरी अपोजिट साइड के सम के बराबर। फिर इसके बेसिस में हमने एक क्वेश्चन कर लिया जो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो इसके बेसिस में था। ठीक है, फिर हमने एक देखा कि अगर हमारे पास टेंजेंट है
इस केस में हम क्या करेंगे, जो पीबी इंटू पी ए है वो पीसी इंटू पीडी के बराबर होगा। और अगले केस में अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक सिर्फ जो है टेंजेंट है तो पीटी का स्क्वायर पीबी इंटू पीए के बराबर, उसके बेसिस में हमने क्वेश्चन करे। फिर मैंने आपको बताया कि एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट होगी, और फिर मैंने आपको बताया कि दो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है उनके रेडियस का सम होता है, और अगर इंटरनली टच करेंगे उनके बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस का डिफरेंस होता है। फिर हमने देखा अगर वो टच नहीं करेंगे तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 4 बनती है, और अगर वो जो है आपस में इंटरसेक्ट करें, जैसे ये इसको काट के निकल रहा है, इस केस में 2 बनती है। अब एक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा पढ़ाते वक्त, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है। जैसे ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, ये डायरेक्ट वाली होती है, तो एग्जाम में आता है डायरेक्ट कॉमन, और इसके बेसिस में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बेसिस में एक दो क्वेश्चन भी, ये देखो ये क्वेश्चन है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ये क्वेश्चन भी करना, और ये मैंने वीएलडब्ल्यू के टाइम पे भी पढ़ाया हुआ था और क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है। और देखो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, अच्छे से समझाया, और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप सपोर्ट कर सकते हो ना, कुछ नहीं जाते सब्सक्राइब बटन दबाने में, अगर अच्छा लग रहा है, अदरवाइज नहीं करने की जरूरत है। और शेयर भी कर सकते हो। बाकी जो हमारा टेलीग्राम हैंडल है, व्हाट्सएप है, इन सब चीजों में आप हमसे जुड़ सकते हो, ताकि आपको पता चले क्लासेस कब आती है, किसकी आती है। बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आपका अकाउंट है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना वहां पे, तो वहां पे डेली करंट अफेयर्स की स्लाइड्स अपलोड हो रही है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उनको ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना, वहां से आपको रोज के अपडेट मिलते जाएंगे, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जेकेबीएसआई के लिए, आप डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। दिस इज फॉर टुडे। और अपना रिव्यू व्यू जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो, वीडियो से आपसे पता चलता है यार, इंटरेक्शन का वही सोर्स है मेरे और आपके बीच में। आप वहां पर अपने व्यूज रखा करो, मुझे भी पता चल रहा है कुछ समझ भी आ रहा है, पढ़ रहे हो अच्छे से नहीं, वो चीजें कवर करें। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।